अमीर शोभा साल भर का राशन ट्रक से कुछ आदमियों के जरिए उतरवा रही है। तभी उसकी नजर शांति पर पड़ती है, फिर उसे सुनाते हुए बोलती है। अरे भैया जल्दी जल्दी करो, पूरा ट्रक भरा है साल भर का राशन जो है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी औकात ही नहीं है कि साल भर का राशन ला सके, जैसे तैसे एक दिन का राशन लाकर अपना पेट भर रहे हैं। गरीब घर के दरवाजे पर खड़ी शांति पिन्नी में थोड़ा सा आटा लिए ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वो घर के अंदर जाती है। उसे उदास देख ज्योति बोलती है, माँ तुम क्यों नहीं भैया को हमारे हालात के बारे में बता देती? अब भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। कब तक हम 10 रुपए के आटे के साथ गुजारा करेंगे? बेटा किस मुंह से बताऊं उसे? अगर उसे बताया भी तो वो पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाएगा और अब तक जो मैंने इतनी मेहनत की है वो खराब हो जाएगी। दरअसल शांति का बेटा दीपेंद्र शहर में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। उसके पीछे से उसकी माँ और बहन के हालात काफी खराब हो गए हैं, पर शांति ने कभी अपने बेटे को बताया नहीं और उसकी पढ़ाई का खर्चा भेजती रही। इसके लिए उसे कई कोठियों में नौकरानी का काम करना पड़ा और एक दिन का राशन जोड़ने के लिए काफी जतन करने पड़े। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति का बेटा अपनी माँ के हालातों से अनजान अपनी गर्लफ्रेंड प्राची के कहने पर वो उसके घर जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और 2 दिन बाद तुम अपने गांव जाने वाले हो, पर 2 दिन बाद विदेश में हम भी फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम फिर कभी हमारी बेटी से मिल पाओगे। पर आंटी मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, और हमें भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपनी आंखों के सामने तुम्हारी और प्राची की शादी करा देंगे और खुद यहाँ से विदेश चले जाएंगे और तुम हमारी बेटी प्राची को अपने साथ अपने गांव ले जाना। वैसे भी इसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। बहुत जल्द मेरी बेटी इंडिया में रहकर गवर्नमेंट जॉब करेगी। दीपेंद्र प्राची से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरी में आकर वो प्राची से शादी कर 2 दिन बाद अपने गांव पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी मां अपनी पक्के मकान में न रहकर अपने ही घर के बगल वाले कच्चे मकान में रह रही थी। माँ तुम यहाँ इस कच्चे घर में? लेकिन इस घर में तो कुछ है ही नहीं सिवाय इस चूल्हे के और जमीन पर बिछे इस दरी के। इतनी गर्मी में तुम यहाँ कैसे रहती हो? राशन के नाम पर ये पिन्नी में थोड़ा सा आटा है, पर ये सब हुआ कैसे? बेटा तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं जानता, जब तेरे पिता का 2 साल पहले देहांत हो गया था तब तेरी ताई जी ने हमारी सारी ज़मीन हड़प ली थी और हमें हमारे घर से निकाल दिया और बदले में मुझे ये कच्चा मकान रहने को दे दिया था। बड़ी मुश्किलों से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। माँ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, आखिर क्यों? कैसे बताती? अगर मैं तुझे बता देती तो तू अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाता, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता। अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो मुझे पूरा यकीन है तो हमारे बुरे हालातों को बहुत जल्द ठीक कर देगा। पर बेटा ये तेरे साथ लड़की कौन है? माँ ये तुम्हारी बहू है प्राची। माँ अगर मुझे पता होता हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है तो मैं अभी शादी नहीं करता। और प्राची तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए और यहाँ आकर इस गरीब खाने में छोड़ दिया। अब तो ये गरीब खाना ही मेरा घर है, जैसे आप लोग यहाँ रहोगे वैसे ही मैं यहाँ रह लूँगी। बहू मैं नहीं जानती तूने क्या क्या सपने देखे होंगे, पर अपनी इस गरीब सास को माफ़ कर देना। तुझे मेरी वजह से यहाँ रुकना होगा। कोई बात नहीं माँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने का नाम सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे और बहू को दरी पर बिठाती है और रात की सूखी हुई रोटी खाने को देती है। माफ़ करना बच्चों, लेकिन मैं इस सूखी बासी रोटी के अलावा कुछ और खाने को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि एक दिन का भी खाना जोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो इस रोटी में भी स्वाद आ रहा है। प्राची की अच्छाई और समझदारी देखकर न सिर्फ शांति हैरान रहती है बल्कि दीपेंद्र भी हैरान रहता है।
अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। प्राची देखती है कि उसकी सास सुबह 5 बजे उठकर ही घर से बाहर जा रही है। दीपेंद्र उठो, देखो माँ जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं, उन्हें रोको। आखिर मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। दीपेंद्र अपनी माँ से जब तक बात करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ जा चुकी होती है। कुछ देर बाद सूरज निकल जाता है और सुबह हो जाती है। नंद ज्योति चूल्हे पर चाय चढ़ाकर बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ जाती है। इतने में प्राची उठती है। परेशान प्राची मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की सोचती है। दीपेंद्र, मुझे बहुत भूख लग रही है और माँ जी अब तक घर नहीं आई। नंद जी भी काम में लगी हैं और मैंने आज से पहले कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना, मैं जब तक ज्योति से बाहर से लकड़ी लेकर आ रही हूँ। तुम इतने घर में देख लो खाने को क्या क्या रखा है। इतना बोलकर प्राची बाहर से ज्योति के साथ अंदर लकड़ी ले आती है और उन्हें जलाने की कोशिश करती है। वहीं दीपेंद्र घर में रखे हर डिब्बे बर्तन को खोलकर देखता है और वो सारे खाली नजर आते हैं। ज्योति, ये क्या? घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। लगता है माँ इसीलिए इतनी सुबह सुबह उठकर बाहर गई है। होना हो वो जरूर खाने की ही तलाश में गई होंगी। मेरी माँ हर दिन कैसे खाना जोड़ रही है वो सिर्फ वो ही जानती है। और एक मुझे देख लो, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब तक मेरी नौकरी नहीं लगी। हाँ भैया, माँ एक वक्त का खाना जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करती है। अब मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। खाली डब्बा हाथ में लिए दीपेंद्र अपनी बीवी और बहन से बात कर ही रहा होता है। तभी वहाँ उनकी ताई आ जाती है और उनके हालात देखकर उन पर हंसने लगती है। ओहो बेटा, तुमने तो यहाँ आकर अपनी माँ का काम बढ़ा दिया। बेचारी रोज़ कहीं से मांगकर कुछ खाने का इंतज़ाम करती थी, पर अब तो घर में 3 लोग हैं। बेचारी के लिए राशन जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे अगर तुम लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना। मेरे घर में साल भर का राशन जो है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बहू और बेटे का पेट भर सकती हूँ। और मेरे इन हालातों पर हंसो मत, क्योंकि हमारे इन हालातों की जिम्मेदार भी तुम ही हो। देख लेना, एक दिन मेरे बहू बेटे मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरे घर में भी तुम्हारे घर की तरह साल भर का राशन एक साथ आएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया देवरानी जी। शोभा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बहू के साथ बैठकर थोड़े से नमकीन चावल बनाती है। माँ जी, ना तो आपके पास घर में पैसे हैं और ना ही राशन, तो आप ये राशन कहाँ से लेकर आई हो? बहू, पेट भरने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है। तेरी सास भी रोज सुबह 5 बजे उठकर मजदूरी करने जाती है, कोठियों में नौकरानी का काम करती है। आज मैं 2 दिन का राशन ले आई हूँ। अब हमें 2 दिन तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास को मजदूरी करता देख प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दीपेंद्र भी शहर जाने की ठान लेता है और जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए, बस कुछ दिन और माँ ज्योति, आप दोनों को इसी तरह स्ट्रगल करना होगा। मैंने सोच लिया है, मैं शहर में जाकर काम करूँगा। यहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं है। देखना, मुझे शहर में जाते ही नौकरी मिल जाएगी और हमारे हालात फिर से ठीक हो जाएंगे। हाँ भैया, ये ठीक फैसला किया आपने। पर शहर जाने के लिए पैसे? माफ करना प्राची, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो मुझे अंगूठी दी थी मैंने उसे बेच दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं अच्छे पैसे कमाने लगूंगा तो तुम्हारी अंगूठी वापस ले लूंगा। प्राची इन हालातों में भी अपनी नंद, सास और अपने पति का पूरा साथ देती है और दीपेंद्र थोड़े से पैसे लेकर शहर चला जाता है और उसमें से कुछ पैसे अपनी माँ को दे देता है। उन पैसों से 3 दिनों तक शांति अपनी बेटी और अपनी बहू का पेट भरती है और पैसे खत्म होने के बाद उनके सामने फिर से वही हालात आ जाते हैं। ज्योति और प्राची बहू, घर में राशन खत्म हो गया है और प्राची बहू ने कल रात भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं ये कुछ कबाड़ का सामान बेचने के लिए जा रही हूँ। इससे इतना राशन तो आ ही जाएगा कि हम दोनों गरीब सास बहू का पेट भर सके। उफ, ये गरीब फिर से आ गई भीख मांगने की कगार पर। मुझे तो डर लगता है कहीं तुम्हारी सारी ज़िंदगी रोज़ का राशन जोड़ने में ही ना निकल जाए।
पता नहीं कब आएंगे वो दिन जब तुम्हारे बेटे बहू इस काबिल होंगे कि साल भर का राशन एक बार में ले आए। शोभा फिर ताने देती है, पर इस बार शांति उसे कोई जवाब नहीं देती और सारा कूड़े का सामान ले जाकर बेच देती है और उसके पैसे से घर में थोड़ा सा राशन ले आती है। माँ जी, मैंने थोड़ा सा राशन कल सुबह के लिए बचा लिया है और आपको पता है यहाँ आने से पहले मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था और ये देखिए लेटर आ चुका है और आपकी बहू कलेक्टर बन चुकी है और किस्मत से मुझे इसी गांव में पोस्टिंग मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बहू। अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर शांति को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और इस तरह एक महीना बीत जाता है और इस एक महीने में एक कलेक्टर होने के बावजूद भी प्राची अपनी सास के साथ हर दिन खाने को मोहताज होती। पर जैसे ही उसकी पहली सैलरी आती वो शोभा की तरह साल भर का राशन अपने घर में मंगवाती है। चलो चलो भैया, ये आटा, चावल, तेल और बाकी सामान के कट्टे जल्दी जल्दी अंदर पहुंचाओ। माँ जी, आज आपकी कलेक्टर बहू साल भर का राशन ले आई है घर में और ये राशन मैं अपने दम पर लेकर आई हूँ, ना कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर। मैं सब जानती हूँ प्राची बहू कि तुम मुझे सुना रही हो, पर एक बार साल भर का राशन भरवा लेने से तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे आपकी बराबरी करनी भी नहीं है क्योंकि आप मुझसे बहुत पीछे हैं, क्योंकि इनका बेटा तो गांव में ही खेतीबाड़ी कर रहा है और आपकी बहू कलेक्टर है और आपका बेटा शहर में जॉब कर रहा है। शांति की खुशी देखकर शोभा जाती है और जाकर अपने घर में बैठ जाती है। प्राची एक अच्छा वकील कर शांति का घर भी वापस दिलाती है और जमीन भी। बाद जाकर शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है। देवरानी जी, मुझे इस घर से मत निकालो और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया है। मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं आपको इस घर से निकाल तो रही हूँ, पर अब आप उसी झोपड़ी में रहोगी जहाँ पर मैंने इतने साल गुजारे हैं। देखा आपने ताई जी, मेरी सास का दिल कितना बड़ा है। इस तरह शांति के साथ बुरा करने वाली शोभा को उसकी गलती की सजा मिलती है और वो अब एक एक दिन के राशन का जुगाड़ करती। हे भगवान, मैं कहाँ जाके सिर फोड़ूं अपना? ये बता दे ऋषिका, क्या हम किसी फैशन शो में जा रहे हैं या फिर तू कोई मॉडल वॉडल है? ये क्या पहन आई है तू? मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को पूजा में जाने के लिए कपड़े दिलवाने के लिए बोला था। तू ऐसी बनकर क्यों आई है कि तुझे बाजार नहीं कहीं घूमने जाना हो? क्यों, अच्छा दिखना मेरी खूबी है माँ जी। और प्लीज ऐसे रिएक्ट मत कीजिए कि मैंने ना जाने क्या ही पहन लिया हो। ये बस टॉप और जीन्स ही तो है। अच्छा, बस टॉप और जीन्स है ये? इसको देख, तेरी ही बहन है ये। देख इसे कि बाहर कैसे जाया जाता है। तू इसकी तरह अपने ओढ़ने पहनने का ढंग क्यों नहीं बना लेती है? ओ कम ऑन माँ जी, मुझे इससे कंपेयर ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ठहरी मॉडर्न, स्टाइलिश, अमीर और आज के जमाने की लड़की और ये ठहरी गरीब, चीप और पहले के जमाने की, तो दोनों के पहनावे में अंतर तो होगा ना। अच्छा, ये तेरी ही बड़ी बहन है और तुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी है और गरीबी का ताना किसको मारती है? इसके पति की बदौलत तेरा पति कामयाब हो पाया, समझ आया? अगर मेरा हेमंत हिमेश को पढ़ाने को अपने बाप के जाने के बाद मेहनत न करता ना तो कुछ भी नहीं हो पाता। आई बड़ी अमीरी गरीबी का ताना देने वाली। रहने दो माँ, इस ऋषिका को समझाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग अपने होकर भी अपने नहीं हो पाते हैं। बस ऋषिका भी वैसी ही है। हो गया आप लोगों का? अगर हो गया हो तो चलें अब, नहीं तो मैं अकेले जा रही हूँ। चल, तुझे अकेले भेजकर और अपनी इज्जत का रायता नहीं बनवाना है, साथ ही चल। चल मान्यता बहू, तू भी चल। कल तुम्हारे मायके में पूजा है तो उसके लिए तुझे भी कोई अच्छे से कपड़े दिलवा लाऊं। रेखा की बात सुनकर दोनों बहुएं उसके साथ चल पड़ी। रेखा ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और वो एक मॉल पहुँचे। मान्यता ऋषिका दोनों रेखा की बहुएं और आपस में बहनें थीं। दोनों बहनों को किस्मत से अमीर और एक ही ससुराल मिला, लेकिन अमीर ससुराल मिलने से छोटी बहन ऋषिका के तौर तरीके बदल गए, जो बेहद ही मॉडर्न कपड़े पहनने लगी, जो दिखने से काफी बेशर्म लगते थे। और आज भी वो शॉपिंग पर बहुत छोटा सा जींस और टॉप पहन कर आई, क्योंकि रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऐसे ही शॉपिंग करते हुए, माँ जी जरा देखिए, ये साड़ी 2000 रुपए की है। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप बता दीजिए कि कैसी है। बहुत सुंदर है बहू, बिल्कुल तेरी तरह। ज्यादा ना सोच, बस ले ले। अच्छा सुन, ये ऋषिका कहाँ है? ऋषिका तो वहीं पर है माँ जी, मॉडर्न कपड़ों के फ्लोर पर।
आप तो जानती हैं, चाहे पूजा हो या किसी की मैयत, ऋषिका अपना पहनावा नहीं बदलेगी। जब तक सही से नाक न कटा देगी, जब तक इसे अकल नहीं आएगी। आजा चल कर देखते हैं अम्मा दादी क्या ले रही हैं। रेखा और मान्यता साड़ी लेकर मॉडर्न कपड़ों के फ्लोर पर आईं, जहाँ पर ऋषिका अपने ऊपर जींस टॉप ट्राई कर रही थी। वाह, ये पूजा में जाने वाले कपड़े हैं। यस, देखिए ये कितनी प्रीटी जींस और कितना प्यारा टॉप है। ऋषिका, प्यार से समझा रही हूँ, इन कपड़ों को रख दे और कुछ तमीज सा ले ले। किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। वैसे तो मुझे ये टॉप बहुत प्रीटी लग रहा है। कल की पूजा में मैं तो यही टॉप पहनूंगी। ऋषिका ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और उसने पूजा के लिए जींस टॉप ही खरीद लिया। ऋषिका ऐसी ही थी, अपनी मर्जी की मालिक। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और दोनों बहनें तैयार होकर पूजा के लिए अपनी सास के साथ अपने मैके पहुंची। मान्यता हमेशा की तरह काफी संस्कारी तरीके से तैयार हुई थी। उसने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, तो वहीं ऋषिका ने छोटे टॉप के साथ जींस पहन रखी थी, जो दिखने में ही काफी बेशर्म कपड़े लग रहे थे। माँ, क्या बात है? घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। पूजा घर में नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, पूजा आज घर में नहीं है, बल्कि मेरा इरादा तो आज तुम दोनों को ही मंदिर लेके जाने का है। ऋषिका बेटा, तू भी जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। कपड़े चेंज करूं? लेकिन क्यों? लेके चलना है तो ऐसे चलो ना माँ, नहीं तो फिर लेके ही मत जाओ। ऋषिका, कम से कम अपनी माँ की बात तो मान ले। शट अप, ओके? ये तो किस तरीके से अपनी सास से बात कर रही है ऋषिका? यही सब सिखाया है मैंने तुझे। इस तरीके का बर्ताव कर कर तो साबित क्या करना चाहती है? ओह गॉड, जस्ट शट अप माँ। मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके बुलाने से यहाँ आई क्यों। आपको पूजा में थोड़ी जाना था, आपको तो ऐसी जगह जाना था जहाँ पर मुझे जाकर जज कर सको और दूसरों से भी करवा सको। एम आई राइट? पर फिक्र मत कीजिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी, मैं घर जा रही हूँ। ऋषिका बेटा सुन तो। सुपर्णा ने ऋषिका को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक न सुनी और गाड़ी में बैठकर घर चली गई। कोई बात नहीं सुपर्णा जी, परेशान मत होइए, ये ऋषिका ऐसे ही है। चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर। रेखा की बात सुनकर ऋषिका के बिना ही सुपर्णा और मान्यता मंदिर आई और उन्होंने पूजा की। रोजाना ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। रेखा और मान्यता दोनों के पहनावे में बहुत ज्यादा अंतर था, की वजह से ऋषिका मान्यता को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन दोनों की माँ उनकी ससुराल आई, जब भी मान्यता अपने संस्कारी पहनावे में थी, लेकिन ऋषिका ने वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। नमस्ते माँ, आइए। जीते रहो बेटा। माँ जी आप आइए। आइए समधन जी, बैठिए। सभी ने खुशी से सुपर्णा का स्वागत किया और बैठने को बोला। कुछ ही देर में उसकी बेटियां भी वहां आ गईं और ऋषिका बेटा, ये क्या पहना हुआ है तूने? इतना छोटा। दामाद जी, आप भी इससे कुछ नहीं कहते? हाँ माँ, हमारा इस पर कोई जोर कहाँ चलता है। बेटा, तेरी गलत बात है। कम से कम अपने पति की तो मान लिया कर। अपनी बड़ी बहन को भी देखकर तुझे अकल नहीं आती है? क्या सभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? चाहते क्या हो? माँ, मुझे बातें सुनाने को ही आई हो क्या? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऋषिका आज भी अपनी माँ के सुने बगैर वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाने के बाद सुपर्णा बोली, मेरी बेटी को तो पता नहीं कब अकल आएगी। ऐसे मैं यहाँ आप सभी को अपने घर का दावत का न्योता देने आई थी। मैंने कुछ पैसे बचाए तो मैंने सोचा क्यों ना बेटियों के ससुराल वालों को ही बुला लूँ। आप सभी कल दोपहर का खाना मेरे यहाँ आकर ही खाना। मोहल्ले की कुछ औरतें भी आएंगी तो वक्त रहते ही आ जाना। सुपर्णा दावत का न्योता देकर वहाँ से चली जाती है। ऋषिका को भी दावत के बारे में बता दिया गया और सभी दावत में जाने की तैयारी करने लगे। देखते ही देखते अगला दिन भी आ जाता है। दोनों बहनें अपने ससुराल वालों के साथ अपनी माँ के घर दावत में पहुँच जाती हैं। मान्यता हमेशा की तरह संस्कारी तरीके से तैयार हुई भी थी, तो वहीं ऋषिका ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। सुपर्णा के घर में मोहल्ले की औरतें भी थीं, जो ऋषिका को देखकर बातें बनाने लगी।
अरे ये सुपर्णा की बेटी ऋषिका है क्या? वो छोटी वाली जो थी? हाँ वही है। तेवर देखो जरा इसके, कितना छोटा कपड़ा पहनकर आई है। ये क्या छोटी सी बच्ची है। देख ऋषिका, इस वजह से ही तुझसे बोला था ये शॉर्ट मत पहन। अब देख बना रहे हैं ना लोग बातें। जिन लोगों की सोच के लिए भी होती है ना, वो लोग ऐसी ही बातें बनाते हैं। कहने दो इन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिका उनको इग्नोर करने लगी, लेकिन वो भी कब तक सबको इग्नोर करती। कुछ देर बाद औरतें सुपर्णा की परवरिश पर उंगलियां उठाने लगी। वैसे इसे इतने बुरे कपड़े पहनने की छूट किसने दी हुई है? वैसे तो ये सुपर्णा जी की बड़ी संस्कारी लगती है, लेकिन अभी क्या हुआ? लेकिन बेटी को ससुराल में रहने की तमीज़ नहीं सिखा पाई। बेटी सास और माँ दोनों के ही हाथों से निकल गई। इसका पति भी अब इससे कुछ कहने में बेचारा डरता होगा कि कहीं उसने मुंह खोला तो उसकी भी इंसल्ट ना हो जाए। ये सभी लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन सभी को क्या दिक्कत है? कपड़े मैंने पहने और चुल इन सभी को हो रही है। अब समझ आ रहा है कि हमने ऐसे कपड़े पहनकर आने से क्यों मना किया था। अब झेल इन सभी के ताने। तेरी वजह से औरतें हम सभी का भी नाम धर रही हैं। यही होता है जब बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तो। रेखा ऐसे बोलकर ऋषिका के पास से चली गई। ऋषिका को सभी के तानों से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो सभी औरतों से बोली, बस कीजिए आप लोग, और कब तक इस तरह की बातें बनाती रहोगी? माना मेरा पहनावा थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन आपकी जबान भी इस वक्त कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अब इसको लगाम दे दी जाए। ऋषिका के बोलने पर सारी औरतें चुप हो गईं। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, लेकिन ऋषिका को भी अब एहसास हो रहा था कि बड़ों की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। सभी के जाने के बाद ऋषिका ने अपने बड़ों से माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसे कपड़े पहनने की कसम खाई। बाद सभी कुछ सही हो गया और सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे।